पिछले वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोतों की चर्चा की, जिसमें ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, आरण्यक इत्यादि की चर्चा हुई। आज हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन, धर्म इत्यादि की चर्चा करते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि किसी भी काल में अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो कहीं न कहीं उसके पूर्व के काल से बाद के काल में कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसके आधार पर उसे हम अलग करते हैं। तो इसी तरह से हमने वैदिक काल को ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दो भागों में बांटा। तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन हुए। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आर्य समाज जो है कबीलाई समाज था, खानाबदोश समाज था, उनका स्थायी जीवन नहीं था और राजनीतिक संगठन कोई बहुत मजबूत नहीं था। सभा और समिति जैसी जो संस्थाएं थी जो राजा का निर्वाचन करती थी, और राजा का काम सिर्फ जो है युद्ध या संग्राम के समय नेतृत्व करना ही होता था। बाकी उसकी स्थिति सामान्य जनता की तरह ही थी। उसका काम तभी पड़ता था जब युद्ध या संग्राम की व्यवस्था होती थी। राजा की कोई निश्चित आय नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सारी परिस्थितियां बदली। सबसे पहली चीज, उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ और लोहे के आविष्कार ने आर्यों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। अब लोहे के आधार पर वो खेती कर पा रहे थे और खेती के कारण जो है उनका जीवन स्थायी हुआ। स्थायी जीवन होने से उन्होंने खेती पर विशेष ध्यान दिया और अधिशेष उत्पादन हुआ। मतलब उनकी आवश्यकताओं से अधिक, जब आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन हो तो कहीं न कहीं उसका फिर संग्रह होने लगता है, उसके लिए आवास बनाया जाने लगा और यहाँ पर जो है संपत्ति की अवधारणा हुई। और जहाँ संपत्ति की अवधारणा होगी वहाँ समाज समता मूलक नहीं रहेगा। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि जो है समाज में सब बराबर थे, सब समता मूलक थे। राजा की भी स्थिति जो है सामान्य प्रजा की तरह ही थी, सिर्फ उसे युद्ध के समय नेतृत्व किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जहाँ संपत्ति हुई वहाँ पर वर्ग भेद आने लगते हैं। ठीक है। जीवन स्थायी होने से जो है यहाँ पर भी वर्ग भेद होने लगे। और ऋग्वेद में जहाँ हमने देखी कि वर्ण व्यवस्था वो कर्म आधारित थी। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार वर्ण बदल भी सकता था। जैसे हम विश्वामित्र का उदाहरण देंगे, पहले वह क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण हो गए। इस तरह एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग रहते थे, जहाँ पिता ब्राह्मण हो सकता था, माँ वैश्य हो सकती थी, पुत्र शूद्र हो सकता था, क्षत्रिय हो सकता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में ये परिवर्तन आया। अब जो है वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से अस्तित्व में आ गई और यह व्यवस्था अब कर्म आधारित नहीं हुई, यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। ठीक है। अब जन्म आधारित होने से वर्ण परिवर्तित नहीं हो सकते थे। आपका जन्म जिस वर्ण में हुआ है आप आजीवन उसी वर्ण के कहलाएंगे। ठीक। वर्ण व्यवस्था जो है समाज में भेदभाव ही आने लगा और जो है शूद्रों की स्थिति पहले से कमजोर हुई, क्योंकि अब ये निश्चित हो गया, वंशानुगत हो गया। तो शूद्रों को सेवा के काम के कारण थोड़ा सा हीन समझा जाने लगा। लेकिन कहीं भी उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को अस्पृश्य नहीं कहा गया। उस समय छुआछूत वाली भावना नहीं थी। हालांकि निम्न होने का स्थिति उनकी निम्न होने का एक कारण ये भी था कि सप्तसैन्य प्रदेश से जो है आर्य अब दोआब क्षेत्र यानी गंगा यमुना के क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे और यहाँ पर उन्होंने कई जनजातियों और स्थानीय लोगों से उनका सामना हुआ। उनको उन्होंने विजय किया और उन्हें जो अपने शरण में लेके उन्हें शूद्रों की श्रेणी में रखा या अनार्य कहा। ठीक है। यहाँ स्त्रियों की स्थिति भी जो है पहले से
कमज़ोर हुई। हालांकि स्थिति दयनीय अब भी नहीं थी, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार अभी भी था, और स्त्री जो है अभी भी जो है वयस्क अवस्था में ही विवाह हो रहे थे, बाल विवाह जैसी कोई दोष नहीं था। लेकिन कर्मकांडों की संख्या बढ़ी, और कर्मकांडों में पिता के बाद पुत्रों को महत्व दिया गया। हालांकि पुत्रियों को जो है त्याज्य नहीं किया गया। गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं इस काल में होती हैं, और याज्ञवल्क्य ऋषि जैसे से जो है शास्त्रार्थ भी करती हैं। जनक के दरबार में मिथिला नरेश या विदेह जो थे, उनके दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद होता है। लेकिन जो है स्त्रियों की स्थिति अब पहले की तरह थी। सभा समिति का ही महत्व कम हुआ, क्योंकि राजा अब निरंकुश हो गया है, राजा वंशानुगत हो गया, राजा निर्वाचित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसकी जगह परिषद ने ले ली। अब सभा समितियों में और परिषदों में जो है महिलाओं का प्रवेश अब कम हो गया, और महिलाओं के लिए जो है विधवा पुनर्विवाह जैसी अच्छी प्रथा थी, और ये नियोग प्रथा के रूप में प्रचलित थी। नियोग प्रथा जो है एक तरह से, अगर किसी स्त्री का पति का निधन हो जाता है तो वह उसके छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। ठीक है, यहीं से शब्द जो है देवर का उत्पत्ति हुई। देवर अर्थात द्विवर, दूसरा वर जो है वो देवर कहलाया। तो यहाँ नियोग जैसी प्रथा थी, इसमें विधवा पुनर्विवाह हो रहे हैं, और पुरुष भी पुनर्विवाह कर सकता था। इसके अलावा वर्ण जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का भी प्रचलन हुआ। अनुलोम में तो उच्च वर्ण के व्यक्ति, पुरुष अगर निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो अनुलोम, और इसका जस्ट अपोजिट हो कि निम्न वर्ण का पुरुष अगर उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो प्रतिलोम विवाह। तो ऐसे विवाह से जो संतान उत्पन्न हुई उन्हें वर्ण संकर कहा गया, और इनकी स्थिति समाज में निम्न रही। ठीक है, समाज में राजा, अब जो है राजा की एक निश्चित आय हो गई है। राजा जो है उत्पादन में 1/6 भाग जो है कर के रूप में वसूलता था, और जिसे भाग कहा गया था, और कर वसूलने के लिए एक अधिकारी की भी नियुक्ति हुई जिसे भाग दुध कहा गया। तो राजा की निश्चित आय हो गई, और राजा जो है अब प्रतीकात्मक और दैवीकरण की तरफ भी अग्रसर हुआ। राजा अपने राज तिलक पे जो है राजसूय यज्ञ करने लगा, और साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध और वाजपेयी जैसे यज्ञ होने लगे। वाजपेयी यज्ञ अपने ही परिवार और संबंधियों के बीच रसदौड़ होती थी, और उसमें राजा आगे निकलता था। ये मैच फिक्स होता था इसमें कि राजा को ही आगे निकलना है, अन्य कोई नहीं निकल सकता था। और अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा जो है राजा अपना निशान दे के अपनी सेना भेजकर जो है छोड़ते थे, और वो घोड़ा जहाँ जहाँ तक पहुँचा तो वो उसका साम्राज्य विस्तार होता था, उसके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यदि किसी ने प्रतिरोध किया तो सेना उससे युद्ध लड़ती थी। रामायण में आपने भगवान राम का भी अश्वमेध यज्ञ सुना होगा, जो उनके घोड़े को जो है लव कुश ने पकड़ लिया था। राजसूय यज्ञ की चर्चा महाभारत में होती है, युधिष्ठिर द्वारा महाभारत के युद्ध के पश्चात। तो कर्मकांडों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, देवताओं की अगर हम बात करें तो देवताओं में भी परिवर्तन हुए, और उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति हुए। ठीक है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। हालांकि पुत्रियों की स्थिति कमजोर हुई, तो इसलिए सभा समिति की स्थिति कमजोर होना लाजमी था। तो इस तरह से हम देखें तो काफ़ी परिवर्तन हुए, और जो है कर वसूलने के लिए हमने जैसे बताया भागदूत नामक अधिकारी होता था। इसके अलावा 14 रत्निन होते थे जो राजा के अधिकारी या सहयोगी कर्मचारी होते थे, और प्रत्येक यज्ञ पर राजा जो है इनके घर जाके निमंत्रण देता था, उन्हें आह्वान देता था, और इनका प्रयोग होता था। तो इस तरह से जो है उत्तर वैदिक काल में काफ़ी व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया, और ये ऋग्वेद की तुलना में इसको पतन ही कहेंगी, क्योंकि वहाँ आदर्श स्त्रियाँ थी। लेकिन आदर्श स्त्रियाँ इसलिए थी कि स्थायी जीवन नहीं था, ठीक है, उनके रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं था, तो बाकी चीज़ें स्थायी कैसे हो सकती थी जब जीवन ही स्थायी नहीं था। तो ये उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण परिवर्तन थे।
यहाँ पर जो है राज्यों की स्थापना हो चुकी, कुरु, पांचाल, गांधार और कैके जैसे जो है राज्यों की जानकारी मिलने लगी, और जो है उत्तर वैदिक आर्य जो है अब दोआब की तरफ बढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।